स्वागत है मेरे दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास में। होप आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। इसी तरीके से पढ़ाई जारी रखिए, आपको एक दिन निश्चित सफलता मिलेगी। आज हम लोग 4 जून के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। इसके पहले कल जो पढ़ाए गए क्वेश्चन है उसके रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले, मेहनत की राह है जो आसान नहीं होती है। जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं वो सोच आसान नहीं होती। आसान आसान क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर आसान होती तो सबको प्राप्त हो जाती, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। खुद पे हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमेशा विश्वास और स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी चाहिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होना है। शॉर्टकट में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ द डे, हम लोग कल जो क्वेश्चन हम लोग लास्ट में लिए थे उसका आंसर क्या होगा आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इबोला वायरस को ग्लोबल हेल्थ कंसर्न घोषित किया गया है। ग्लोबल हेल्थ, इबोला वायरस का उत्पत्ति कहाँ हुआ था? कांगो गणराज्य में। कांगो गणराज्य के इबोला नदी है, इबोला नदी के आसपास के घने वन क्षेत्र हैं, वहीं से पशुओं द्वारा मानव में संचार हुआ ये वायरस। इसके लक्षण क्या होते हैं? शरीर में दर्द, ऐंठन, कमजोरी फील होना, सर दर्द, वोमिटिंग। पहली बार भारत के किस शहर में इस वायरस का संदिग्ध आया है? तो बेंगलोर में। इसका आंसर हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल कब हुई थी? 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है WHO का? WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है। इसके हेड कौन है? इसके अभी वर्तमान में महानिदेशक हैं टेड्रोस टेड्रोस एड एडहानाम एडहानाम घेब्रियस। टेड्रोस घेब्रियस याद रखना है बस। टेड्रोस GHEB घेब्रियोस। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? जिनेवा में हो गया। स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका काम क्या है? इसका काम है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस की एक क्या विशेष एजेंसी है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और आपात स्थितियों के प्रति क्रियाओं का समन्वय करती है। जो अगर पूरे वर्ल्ड में जैसे अभी कोरोना आया था तो जो गरीब देश हैं उसको क्या बोलती है? मदद करती है एक तरह से। इसके सदस्य इसमें कितने देश हैं टोटल? 194 प्लस देश हैं टोटल। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 194 प्लस देश हैं। अब हम लोग कल का क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 कल बताया था आपको कहाँ आयोजित किया जाएगा, जिसमें योगासन को शामिल किया गया है। तो योगासन को शामिल किया गया है अहमदाबाद, देश का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में स्थापित किया जाएगा। और इसके केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की पुष्टि की है। अब इसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे कि इसमें क्या क्या होगा। तो पहला क्या क्या, इसमें कितनी टीम भाग लेगी? तो इसके 2030 में 100वें वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने के लिए गर्व का क्षण है। 2030 में जो 100वां राष्ट्रमंडल खेल होगा तो भारत में होगा, वो क्या है? गर्व का क्षण है। 2036 ओलंपिक में होगा और 2047 तक भारत के खेलों को टॉप 5 में पहुंचाना है, इसका लक्ष्य है। अब DRDO, अब डी किस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर समीर बी कामत का कार्यकाल समाप्त हो गया है। उसके बाद DRDO के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए? तो राजेश कुमार सिंह की नियुक्ति हुई। तो DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। उसके मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुई थी। तो ये सब मेन फैक्ट हम आपको बार बार याद कराते हैं कि ताकि आपके दिमाग में हमेशा फिट हो जाए। किस देश में हाल ही में भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो जापान ने की है। जापान पहले भी 20 वर्ष पहले भी ऐसा कर चुका है। तो ये कीट पतंग के डर से, कीट पतंग जो उसके अंदर पाए गए हैं उसके कारण ये आम भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ का जापान का ये काम फेमस है मियाजाकी आम, जो 2.5 लाख रुपये प्रति किलो बिकता है। किस दिन हर साल विश्व दूध दिवस मनाया जाता है? तो 1 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और किसे भारतीय सेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति की गई? तो अजय कोचर की नियुक्ति की गई है। अजय कोचर की नियुक्ति कहाँ की गई है? भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में अजय कोचर की नियुक्ति हुई है। तो इसके अलावा आप लोगों को CBI का बताए थे। CBI का कौन है? प्रवीण सूद हो गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भी नियुक्ति हुई है। तो कौन है? NS राजा सुब्रमण्य है। NS राजा सुब्रमण्य है। और नेवी के भी प्रमुख कौन है? एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है। इसी तरीके से हम आपको इंपॉर्टेंट बताए। और प्रसून जोशी किसके बनाए गए हैं? प्रसार भारती के बनाए गए हैं। तो ये सब हमेशा अपने आप याद करते रहेगा, तब चीज़ें याद हो जाएगी। हाल ही में लॉन्च की गई इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, इंडिया जो पहला गोल्ड प्राप्त किया था उसके बारे में चर्चा किया गया है कि इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड जो है किसके द्वारा लिखी गई? हॉकी ट्रम्पेट एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहाँ है? एम्स्टर्डम जगह का नाम है जो यूनाइटेड किंगडम में है। नामक किताब किसने लिखी थी? के अरुमुगम ने किताब लिखी, इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड की। तो इसी तरीके से किताब इसमें ताइवान ट्राइब लोग के बारे में चर्चा किया गया था, जिसको इंटरनेशनल बुक प्राइज मिला। यांग स्वांग जी के द्वारा लिखा गया है। और ये चाइनीज़ हैं जो ताइवान से चाइना में निर्वासित हुई थी। उन्होंने अपनी किताबें मंदारिन भाषा में लिखी है, जिसका अनुवाद इंग्लिश में किया गया है, तो उसको इंटरनेशनल बुक प्राइज दिया गया है। 31 मई 2026 को देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद किसने संभाला है? तो NS राजा सुब्रमण्य ने संभाला है। IPL 2026 में ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता है? तो वैभव सूर्यवंशी ने। और पर्पल कैप कौन हो जाएगा? तो गिसो रबाडा ने 29 विकेट। और भी फैक्ट हमने आपको बताया था इसमें। वैभव सूर्यवंशी को 5 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इमर्जिंग प्लेयर का भी खिताब किसको मिला है? वैभव सूर्यवंशी को मिला है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी खिताब किसको मिला है? वैभव सूर्यवंशी को मिला है। और
सर्वाधिक रन बनाने वाला भी खिताब उन्हीं को मिला है। अब सबसे ज़्यादा गेंद सब और उसके बाद सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तगीश्वर रबाडा, कहाँ से, गुजरात टाइटंस से बिलोंग करते हैं, 29 विकेट लेके। उसके बाद सबसे ज़्यादा डॉट बॉल किसने दिया है? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईपीएल से, सबसे ज़्यादा मोस्ट डॉट बॉल किसने दिया है? तो डॉट बॉल दिया मोहम्मद सिराज ने। मोहम्मद सिराज ने मोस्ट डॉट बॉल दिया, जो गुजरात टाइटंस से हैं। इमर्जिंग प्लेयर कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। अनलक्की प्लेयर अभिषेक पुर सुपर सिक्स है, सबसे ज़्यादा सिक्स किसने मारा है? तो वैभव सूर्यवंशी ने। सबसे ज़्यादा फोर किसने मारा है? तो साई सुदर्शन ने। तो ये सब फैक्ट। ये कैच ऑफ द सीजन किसको दिया गया है? कैच ऑफ द सीजन दिया गया है मनीष पांडे को, जो केकेआर से बिलोंग करते हैं। तो ये सब। और मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स 5-5 बार जीत चुकी है। तो आईपीएल में 19वीं सीजन और 18वें सीजन जो इस साल और पिछले साल संपन्न हुआ, उसके विजेता कौन रहे हैं? आरसीबी रही है। अब हम लोग आज के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में व्यापक आर्थिक समझौता हुआ है, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, इसको बोलते हैं सीईपी, सेपा। इसका पूरा नाम हो गया कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इसको क्या बोलते हैं? सेपा बोलते हैं। तो सेपा है जो कि किसके साथ किया गया है? तो अभी हम लोग ओमान के बारे में जानते हैं। ओमान अभी ईरान में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई चल रही है, तो उसका कुछ पार्ट ओमान के पास भी आता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, और अधिकतर पार्ट किसके पास आता है? ईरान के पास आता है। अंतर्राष्ट्रीय जल संधि के तहत ओमान की राजधानी कहाँ होगी? मस्कट हो गई। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट हो गई। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? और यूएई की राजधानी कहाँ है? सारे की राजधानी बताइए आप लोग कमेंट में। यूएई की राजधानी अबू धाबी हो गई। फ्रांस की राजधानी कहाँ होगी? पेरिस हो गई। और जर्मनी की राजधानी कहाँ हो गई? बर्लिन हो गई। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, फ्रांस की राजधानी पेरिस, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी कहाँ हो गई? अबू धाबी हो गई। अब हम लोग इसका अभी देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के प्रधानमंत्री के बीच सेपा समझौता हुआ है। सेपा क्या होता है? व्यापक आर्थिक साझेदारी भारत और ओमान के बीच लागू हो गया, जो 1 जून 2026 से क्या है? प्रभावी हो गया, मतलब इफेक्ट में भी आ गया। इस ऐतिहासिक समझौते के समय भारतीय जो निर्यातक है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, खाड़ी क्षेत्रों के बाजार में मजबूत पहुंच मिलेगी, जिससे कई उत्पादों को शुल्क मुक्त प्रवेश होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह होगा। तो इससे क्या होगा? समृद्धि होगा, उन्नति होगा, और रत्न एवं आभूषणों की क्या होगी? निर्बाध आपूर्ति होगी। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में निर्यात को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा, जिससे हम लोग का फिस्कल डेफिसिट घटेगा। यह समझौता भारत को पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाजारों तक बेहतर पहुंच बनाने में सहायता करेगा। तो एक सेपा बोलेगा भारत और जो किसके बीच अभी सेपा हुआ है? इंडिया और ओमान के बीच। तो कब से प्रभावी होगी? 1 जून से होगी। इसका अंडर दिस हिस्टोरिक एग्रीमेंट इंडियन एक्सपोर्टर्स विल गेन इनहांस्ड एक्सेस टू मार्केट्स इन द गल्फ रीजन विथ न्यूमरस प्रोडक्ट्स रिसीविंग इमीडिएट ड्यूटी फ्री एंट्री। कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब हम लोग इससे क्या क्या भेजेंगे? मरीन उत्पाद भेजेंगे, टेक्सटाइल भेजेंगे, रत्न व आभूषण भेजेंगे, ऑटोमोबाइल भेजेंगे। अब ओमान के बारे में जान लेते हैं। ओमान की राजधानी बताएं, मस्कट हुई। मुद्रा कौन सी है? ओमानी रियाल है। आधिकारिक भाषा क्या है? अरबी है। अब देखिए ओमान के मैप देखिए। ओमान हो गया यहाँ पे, ठीक, यही स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। यहीं से घूमते हुए रेड सी से होते हुए इजराइल, जॉर्डन, तो यहाँ पे ओमान हो गया। इधर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, इधर कतर है, इधर बहरीन है, इधर कुवैत है, और इधर सऊदी अरब। तो यहाँ देखिए ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें यहाँ पे सीरिया, इराक, ईरान, देखिए ओमान है। अब जैसे यहाँ पे रेड सी से भी इसकी यहाँ से अरबियन सी से रेड सी होते हैं, आप यहाँ तक मेडिटेरियन सी तक पहुँच सकते हैं। तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 16 से 17 फरवरी मस्कट में आयोजित किया गया है। और नसीम अल बहर अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और ओमान के बीच होता है, ये याद रखना है। सेपा 1 जून 2026 से लागू हो गया इंपॉर्टेंट में। इसमें निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, रत्नाभूषण ऑटोमोबाइल सेक्टर को निर्यात किया जाएगा। और इससे क्या होगा? देश में जो फिस्कल डेफिसिट है उस पर कुछ लगाम लगेगा। अब जून 2026 में किस देश में हाल में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो 16 वर्ष, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे एडल्ट्री कंटेंट भी रहता है, जिससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास प्रभाव डालता है। और इसके लिए मलेशिया ऐसा पहले कौन किया था? ऑस्ट्रेलिया किया था। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला पहला देश था, अब मलेशिया कर चुका है। ठीक, मलेशिया 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा चुका है जून 2026 से, ताकि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की बेहतर रक्षा की जा सके। अब यहाँ पे वही दिया हुआ, मलेशिया में नया सोशल मीडिया कानून लागू हुआ है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पर रोक लग गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है? यूट्यूब भी बैन हो गया है। और इसके तहत 16 साल से कम उम्र के यूजर्स की अपनी फोटो, वीडियो और अन्य डेटा डाउनलोड या ट्रांसफर करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा, जिसके बाद उनके अकाउंट पर प्रतिबंध या अन्य कार्रवाई लागू की जा सकती है। नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर 1 करोड़ रिंगिट, लगभग 25 लाख अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगेगा। जुर्माना जितना ज़्यादा होगा तो डर बनेगा, जिससे लोग क्या होंगे? नियम का पालन करेंगे। सोशल मीडिया को बैन करने का खास मकसद क्या है? बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री से बचाना है, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन शोषण से सुरक्षा करना है, जो आजकल साइबर बुलिंग होता है ऑनलाइन, और जिससे बच्चों को गलत तरीके से यूज किया जाता है, उसको रोक लगेगा। सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल को रोकना है, मानसिक व सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव कम करेगा। ऐसा करने वाला पहला देश कौन है? मलेशिया के अलावा अन्य देश कौन है? पहले ऑस्ट्रेलिया किया था पिछले साल, दूसरा इंडोनेशिया करने वाला भी ऐसा देश बन गया मार्च में। फिर फ्रांस भी ऐसा किया है, फ्रांस में तो 15 साल से ही है। फिर डेनमार्क किया है, जितने भी डेनमार्क हो गया। उसके बाद कौन किया है? ग्रीस किया है। और उसके बाद स्पेन किया है, फिर ब्रिटेन भी किया है, और जर्मनी भी किए हैं, और इटली। तो ऐसा नहीं केवल ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया ने किया है,
इटली हो गए, इंडोनेशिया हो गए, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन। निम्नलिखित में से ऐसा 12 देशों ने 3-3, 6-3, 9 हो गया और 2-11। निम्न में से सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। कौन बनी है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहले भारतीय जोड़ी कौन बनी है? सात्विक साईराज और उसके बाद चिराग शेट्टी ने की। भारतीय पुरुष युगल की जोड़ी ने सिंगापुर ओपन के रोमांचक मुकाबले में इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद फ़िकी को हराया था। अब हम लोग हाल ही में किसने भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फिक सुपर प्रेशर बैलून एसपीवी विस्टा लॉन्च किया है? सुपर स्ट्रेटोस्फिक सुपर स्पेयर बैलून विस्टा किसने लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला कौन है? तो इसका स्थापना जो ये जो बैलून है उसकी स्थापना क्या होती है? पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फिक सुपर प्रेशर बैलून है जिसे भारतीय कंपनी रेड बैलून एयर स्पेस द्वारा स्थापित किया गया। अब रेड बैलून एयर स्पेस के बारे में जानते हैं। तो रेड बैलून एयर स्पेस क्या है? रेड बैलून एयर स्पेस ने भारत का पहला स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून प्रक्षेपित किया है जो देश की क्या करेगा? उच्च ऊंचाइयों एयर स्पेस निकट अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षमताओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा 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 में जो स्पेसटेक कंपनी है, विजयवाड़ा में स्पेसटेक कंपनी, विजयवाड़ा स्थित एक स्पेसटेक ये कंपनी है जिसके मिशन साना ने भारत को स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून क्षमता रखने वाली विश्व के केवल 5 देशों में शामिल कर दिया। तो ऐसा रखने वाली 5 देश हैं, कौन कौन है? यूएसए हैं, फ्रांस हैं, यूएसए, फ्रांस, जापान और चाइना। तो जापान और चाइना। और 5वां नंबर कौन हो गया? इंडिया हो गया। तो स्ट्रेटोस्फेरिक स्पेस बैलून रखने वाला कौन हो गया? 5वां हो गया इंडिया। मिशन साना के तहत किया गया है। अब विस्टा प्लेटफॉर्म क्या होता है? अब देखते हैं। तो विस्टा का मतलब क्या होता है? VISTA। विस्टा का मतलब होता है सुपर प्रेशर प्लेटफॉर्म विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी स्टेडियम से प्रक्षेपित होकर लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। विस्टा एक आकाशीय टावर है। अब विस्टा क्या है? आकाशीय टावर की तरह कार्य करता है जो दूर दराज सेवाओं से वंचित गैर स्थलीय नेटवर्क में क्या करता है? कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन में सहायता पहुंचाता है। तो इससे क्या होगा? जहाँ जहाँ जैसे कभी इंटरनेट का दिक्कत होगा तो इसके तहत पहुँचाया जा सकता है। अब इसके बारे में गैलेक्सी आई क्या है? गैलेक्सी आई भी स्टार्टअप कंपनी है भारत के द्वारा। तो इसरो के कुछ वैज्ञानिक मिलकर गैलेक्सी आई की स्थापना किए थे स्टार्टअप की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। और स्काई रूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। स्काई रूट भी स्टार्टअप कंपनी है जो कि निजी स्टार्टअप कंपनी है। भारत का पहला स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून विस्टा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी रेड बैलून एयरस्पेस ने लॉन्च किया। लॉन्च विवरण क्या है? मिशन सना के तहत किया गया। इसको मिशन सना याद रखिएगा। क्या है? ऊंचाई क्या है? 25 किलोमीटर ऊंचाई ऊपर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर तक सफलतापूर्वक पहुंचा है। तो लेयर जो एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होते हैं, तो 5 लेयर होते हैं ना, उसमें से क्या समताप मंडल तक ही गया। उपलब्धि क्या है? इस सफल प्रक्षेपण के साथ भारत स्वदेशी समतापीय बैलून हाइड्रोजन की क्षमता रखने वाले अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन के समूह में शामिल हो गया है। अमेरिका, फ्रांस, जापान और चाइना के पास ऐसा तकनीक है। इससे क्या होगा? संचार में मदद मिलेगी, मौसम पूर्वानुमान का अवलोकन होगा, रक्षा और निगरानी में भी मदद मिलेगी। हाल ही में चर्चा में रहा ब्यूफोर्ट किला। ब्यूफोर्ट किला का नाम आप लोग सुना होंगे। ब्यूफोर्ट किला किस देश में स्थित है जिस पर इजराइल ने कब्जा किया है? तो इजराइल अभी कहाँ बमबारी कर रहा है? हिजबुल्ला को आतंकी संगठन घोषित करके लेबनान की राजधानी बेरूत पे अटैक कर रहा है। और ये ईरान और यूएसए के बीच की जो मध्यस्थता भी चल रही थी उसके बीच में प्रभावित करके फिर से ये आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। और हाँ, चर्चा में रहा ब्यूफोर्ट किला लेबनान में स्थित है। ब्यूफोर्ट किला कहाँ स्थित है? लेबनान में। इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के खिलाफ, देखिए ब्यूफोर्ट किला है। इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के खिलाफ जारी संघर्ष के दौरान दक्षिणी लेबनान में रणनीतिक रूप से इस 900 साल पुराने ऐतिहासिक किले और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। इससे पहले इजरायली सेना ने इस पर 1982 में कब्जा किया था, लेकिन बाद में समझौते के तहत इसे सन 2000 में लेबनान को लौटा दिया गया और इजरायली सैनिक वापस चले गए थे। पहले भी कब्जा कर चुका है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ इजराइल है, यहाँ पे ब्यूफोर्ट कैसे है, अंदर घुस के हमला कर दिया लेबनान पे। अब लेबनान के बारे में जानते हैं। लेबनान की राजधानी कहाँ है? देखिए लेबनान मैप पे नीचे इजराइल है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। मेडिटेरियन सी में भूमध्य सागर में स्थित देश है। मुद्रा क्या है? लेबनानी पाउंड है। आधिकारिक भाषा क्या है? अरबी है। और कौन से महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। तो इजराइल की सीमा किससे किससे स्थित है? लेबनान से लग रही है। इधर पैलेस्टाइन हो गया, इधर इजिप्ट हो गया, इधर जॉर्डन है। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की शपथ के बाद न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? तो 5 नए जो न्यायाधीश शपथ लिए गए उसके बाद न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 37 हो गई है, 37। पहले क्या थी? 31 + 1 थी और अब हो गई है 37। 5 नए न्यायाधीशों के बाद कुल न्यायाधीशों की संख्या क्या है? 37 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 34 है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, इससे क्या हो गया? 37 हो गई। कौन सा अनुच्छेद है? 124 के 2 में इसका वर्णन है। 124 के 2 में किसका वर्णन है? सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली है? 5 मई को मिली है। वर्तमान अभी कौन कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सील नागू जो पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट से हैं, न्यायमूर्ति चंद्रेश्वर जो बॉम्बे हाई कोर्ट से हैं, और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से हैं, और न्यायमूर्ति अरुण पटली जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट से हैं। और वरिष्ठ अधिवक्ता बी सुब्रमणी मोहना को सुप्रीम कोर्ट का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 के प्रस्ताव को क्या थी, मंजूरी दी थी। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर क्या हो गई, 37 हो गई है। 5 जजों की नियुक्ति के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में एक पद खाली है। अब भारतीय संविधान का वर्णन किसमें है, 124 से 147 में वर्णन है। कौन से भाग में, भाग 5 में है। निर्णय पे पुनर्विचार की क्षमता किसके पास है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास है। कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 137 के तहत है। रिट जारी करने के मामले में किसके पास ज़्यादा पावर है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर नहीं है, हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है रिट जारी करने के। तो रिट कौन से आर्टिकल के तहत जारी कर सकते हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत जारी कर सकते हैं। रिट का मतलब होता है कि बिना लोअर कोर्ट कहे हुए, जैसे कोई मेरा अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है, जैसे जीने का अधिकार का हनन होता है, तो हम लोग रिट जारी कर सकते हैं। रिट होता है 5 प्रकार का, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, ये सब पढ़े होंगे, सर्टिलेरियो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या बोलते हैं, आर्टिकल 32 बोलते थे, उसी के तहत रिट जारी किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शक्तियां क्या होती है, देश के राष्ट्रपति की तरह होती है। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जेकानिया थे। अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई महिला नहीं बनी है, महिला कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। अब हम लोग जो क्या बोलते हैं, एक ऐसे जो राष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे, तो ऐसे कौन है, मोहम्मद हिदायतुल्ला। इनका नाम क्या है, मोहम्मद हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। भारत के 5वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, सूर्यकांत हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक सुधारों के लिए 2 प्रमुखता पहल की गई है कि एक केस का एक ही डेटा रहेगा। जैसे एक केस चल रहा है कोई और स्टेट में, तो वहाँ के लोअर कोर्ट में भी है, यहाँ हाई कोर्ट में अलग से है, सुप्रीम कोर्ट में अलग से है, तो सारे डेटा को मर्ज करके एक जगह किया जाएगा, 1 केस 1 डेटा। और सुसहाय पहल लॉन्च किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं की ये कितना आरक्षण दिया गया, तो 30% आरक्षण दिया गया महिलाओं के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने किस जो सुप्रीम कोर्ट ने हाथ से जो खींचे जाने वाले रिक्शा है उस पर कहाँ बैन लगा दिया है। जो स्टेशन पे हाथ से, जैसे अभी कलकत्ता में भी हाथ से रिक्शा खींचा जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो महाराष्ट्र में जो स्टेशन परिसर के अंदर जो हाथ से रिक्शा खींचा जाता था, जिसके सामान की ढुलाई होती थी, उसको क्या किया, बैन कर दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था, 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। अब 1 जून, तो अब हम लोग कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया था, उसके कुछ साल पूरे हुए हैं। 1 जून 2026 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। स्वनिधि मतलब क्या हुआ, स्वनिधि प्रधान स्ट्रीट, यस से हो गया क्या, स्ट्रीट मतलब जो रेहड़ी पटरी वालों को, जो गली और हमारे गलियों और मोहल्लों में जो रेहड़ी पटरी में सामान बेचते हैं, उनके लिए योजना लागू की गई थी, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। तो इसके 6 साल पूरे हो गए। 1 जून 2026 को 6 साल पूरे हो गए, यानी 1 जून 2020 को ये योजना क्या किया गया था, शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, कोविड-19 महामारी के दौरान जो असंगठित क्षेत्र हैं, मतलब जैसे असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जिसका ना तो पीएफ जमा होता है, ना कोई सरकार से मदद मिलती है, ना उनको कोई देखने वाला है, मतलब असंगठित है। असंगठित क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। इस प्रकार प्रधानमंत्री योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। इसमें 15,000 का तक का लोन मिलता है, 12 महीने के चुकाने के लिए 15,000 तक का लोन भारत सरकार द्वारा बिना गारंटी के दिया गया था। अगर लोन को टाइम से चुका देते हैं तो 25,000 तक का लोन ले सकते थे 18 महीने के लिए, और तीसरी किस्त में 50 का लोन 36 महीने के लिए। यदि आप समय पर लोन चुकाते हैं तो सरकार की ओर से 7% की ब्याज इंटरेस्ट सब्सिडी भी आ जाएगी। डिजिटल लेन देन पर प्रोत्साहन मिलेगा। डिजिटल लेन देन के तहत प्रति महीने 100 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। कोई जुर्माना नहीं है। समय से पहले लोन चुकाने पर प्रीपेमेंट पेनाल्टी नहीं लगेगी। अब ये सभी स्ट्रीट वेंडर जिनके पास मान या पहचान पत्र जो मार्च 2020 या उससे, तो इस योजना के लिए अब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इस योजना के साथ क्या होता है, 300 यूनिट प्रति घर बिजली क्या है, फ्री उपलब्ध कराने का भारत सरकार का लक्ष्य। 24 को ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत हुई थी। पर इसका 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना था। 1 करोड़ घर को प्रतिमाह 300 यूनिट क्या था, बिजली उपलब्ध कराना था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। उज्ज्वला योजना का लक्ष्य क्या था कि जो गाँव और पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी लकड़ी से जो चूल्हा बनता है, उससे बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं होती थी। उसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत पहले बलिया से की गई थी। बलिया, तो बलिया कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 महोबा से किया गया था। 2.0 दोनों यूपी से ही किया गया है, लेकिन एक बार बलिया से किया गया था, एक बार महोबा से किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए बलिया से योजना की शुरुआत की गई है। इस महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगा और स्वच्छ ऊर्जा होगी, महिला सशक्तिकरण होगी, आत्मनिर्भर पहल का निर्माण करेगा। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी सुविधाएं के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना भी लाया था। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत। इसके तहत क्या था कि 5 लाख तक के इलाज को क्या किया जाएगा, 5 लाख तक के जो गरीब और वंचित परिवार हैं उनको इलाज केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। गरीब और वंचित परिवारों को क्या था, कैशलेस था, कैशलेस इलाज था, कैशलेस इलाज था। इसमें क्या क्या शामिल था, कौन कौन शामिल था, कैंसर शामिल था, हार्ट सर्जरी शामिल था, जो गंभीर बीमारियां इसमें शामिल था। अब इसके साथ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर बनता है, आभा AVH, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर क्रिएट होता है।
आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को हुई थी। भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया था? 1 जुलाई 2015 को। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत क्या है? डिजी लॉकर, डिजी लॉकर, डिजी लॉकर, डिजी लॉकर में जैसे पासपोर्ट, 10th 12th मार्कशीट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को डिजी लॉकर पे रख के और कहीं भी हम लोग ई साइन कर लेंगे तो कहीं भी ये मान्य होगा, वैलिड होगा। दूसरा भीम यूपीआई, दूसरा क्या है? भीम यूपीआई। भीम यूपीआई डिजिटल भुगतान को आसान वाले रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, रियल टाइम पेमेंट होता है भीम यूपीआई। तो ये सब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत हुआ था। तीसरा क्या है? भारत नेट। भारत नेट के तहत क्या हुआ है? सभी देश के ग्राम पंचायतों और गाँव तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड लाया जाएगा, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड लाया जाएगा जिससे वहाँ के जो लोग और नागरिक हैं उनको बेहतर समझ हो और क्या बोलते हैं शासन में ट्रांसपेरेंसी आए। चौथा क्या था? उमंग नामक कार्यक्रम। उमंग ऐप से क्या होगा? उमंग उमंग से जो केंद्र और राज्य सरकार की हजारों जो परियोजना है, जैसे क्या क्या हो गया? पेंशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल भुगतान हो गया, आधार हो गया, ये सबको क्या कर सकते थे? घर बैठे उपलब्ध कराता है उमंग योजना। फिर पीएम वाणी योजना भी आया था कि देश भर में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का निर्माण कराया जाएगा जिससे फ्री में वहाँ के नागरिकों को इंटरनेट पहुँचाने में मदद मिलेगी। तो 5 तरह की योजना थी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का। कौन-कौन थे? पहला क्या था? डिजी लॉकर था। डिजी लॉकर के तहत 10th 12th मार्कशीट, पासपोर्ट ये सबको ऑनलाइन आप ई साइन कर सकते थे जिससे ये वैलिड पूरी तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये वैलिड था। फिर दूसरा भीम यूपीआई रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। तीसरा भारत नेट जो कि गाँव-गाँव तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुँचाने का काम था। तो चौथा उमंग ऐप का निर्माण किया गया जिससे आधार हो गया, पेंशन हो गया, ये सबको जैसे पेंशन में लाइफ सर्टिफिकेट ये सब घर बैठे आप ऑनलाइन सुविधा मंगा सकते थे। भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए मेक इन इंडिया योजना शुरू किया गया था। तो मेक इन योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना थी। देश इससे आत्मनिर्भर बनेगा और क्या बनेगा? किसी दूसरे के देश के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो मेक इन योजना कब शुरू की गई थी? 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। मेक इन योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत। इसका उद्देश्य जो गरीब लोग हैं जो कि बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं उनको बैंकिंग सेवाओं देश के लास्ट कड़ी तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना है जिससे उनको क्या हो? वैसे बैंकिंग सेवा रहेगी तभी तो डिजिटल इंडिया बनेगा। डिजिटल इंडिया बनेगा तो क्या होगी? शासन में ट्रांसपेरेंसी आएगी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को हुई थी। तो हम लोग ने केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ा। इसके बारे में आप लोग डेली रिवीजन करिएगा तब चीज़ें याद होगी। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को क्या होता है? तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो भाषा के आधार पे 1953 में भाषा के आधार पे 1953 में पहला पहला क्या बना? पहला राज्य बना था। कौन? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या बना था? पहला राज्य भाषाई आधार पे। यहाँ तेलुगु लोग ज़्यादा थे, वो लोग उन लोगों ने महाराष्ट्र से अलग होने के लिए एक अलग भाषा की मांग की थी। महाराष्ट्र और उनके तहत तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना फिर आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बना? तेलंगाना बना। तेलंगाना कौन सा राज्य बना था? पहले 28 राज्य थे। 28 राज्य में फिर ये पहला राज्य बना तो ये 29वां राज्य हो गए। 2 जून 2014 को इनका निर्माण हुआ था। और क्या हुआ? हर साल 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है और ये 29वां राज्य बना। भारत के ये क्या हो गया? अच्छा, ये ब्रह्मोस के बारे में बताया गया था। भारत के जो रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इंडोनेशिया के साथ बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल विश्व की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक किसको बोलते हैं? सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में अगर बताया जाए, सुपरसोनिक का मतलब हो गया कि सुपरसोनिक जो कि साउंड की गति से, जो ध्वनि की गति से तेज चलता हो, मतलब ध्वनि की गति से जो तेज चलता है उसको क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक बोलते हैं। ठीक। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली हाल के वर्षों में भारत के सफल रक्षा निर्यातों में से एक बनकर उभरी है। ब्रह्मोस मिसाइल मुख्य विशेषता क्या है? सुपरसोनिक गति है, मैक 2.8 से 3 तक, 3 पॉइंट एक्यूरेसी देगा और बहुमुखी क्षमता का है। समुद्र, जमीन, हवा तीनों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को क्या देगा? चकमा देगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस क्षेत्र में भीषण जंगल की आग पर काबू पाया है? तो भीषण जंगल की आग कहाँ लगी थी? हिमाचल। आजकल जंगलों में आग लग जाती है, जैसे उत्तराखंड में भी आग लगती रहती है। तो कसौली हिमाचल प्रदेश में भीषण जंगलों में IAF इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पाया गया। अब ये कौन सी तकनीक के द्वारा आग बुझाई गई? कसौली हिमाचल प्रदेश में भीषण जंगल की आग पर काबू पाने के लिए बम्बी बकेट। तो बम्बी बकेट होता क्या है? तो हेलीकॉप्टर के बीच में ना ये जुड़ा होता है और वहाँ के आसपास जो झील रहते हैं, चाहे डैम हुआ, वहाँ से पानी उठा के ये वहाँ जो जंगल में जहाँ आग लगी वहाँ वो डाल देता है। तो क्या होगा? इसमें ना कम से कम 1000 से 1500 लीटर पानी रखने की क्षमता होती है। इंडियन एयरफोर्स यूज्ड हेलीकॉप्टर्स इक्विप्ड विथ बम्बी बकेट्स टू कंट्रोल ए मैसिव फॉरेस्ट फायर इन कसौली हिमाचल प्रदेश। बम्बी बकेट एक लचीले पानी ले जाने वाली बाल्टी होती है जिसे हवाई अग्निशामक अभियान के लिए हेलीकॉप्टर के नीचे लगाया जाता है। देखिए, ये बम्बी बकेट हेलीकॉप्टर के नीचे लगाया गया है। भारतीय वायुसेना का है हेलीकॉप्टर और इसी के तहत ये पानी नीचे गिर जाती है। प्रणाली हेलीकॉप्टर के पास के जलाशयों से पानी भरकर आग के हॉटस्पॉट पर सीधे गिराने की सुविधा देता है। अब हम लोग आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में पढ़ लें, बताइएगा आप लोग किसे भारतीय नौसेना के 48वें नियुक्त किया गया? 48वें उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? आज हम बताए भी हैं और आप लोग इसका कमेंट में उत्तर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।